Ma'am, we are live. Good morning, all. I welcome you all of you on behalf of NIRC of ICI for this interactive learning course, day 2. Today we have with us CA Meena Verma ji for discussion on cost and management accounting. The session will be of 1.5 hours from 8:30 to 10 a.m. About speaker. CA Meena Verma ji has vast experience in the field of costing. She is a faculty of ICI. She is creating ebooks for CA final costing to subject at ICI platform. Now I will hand over the dice to CA Meena Verma ji to take us forward. Meena Verma ji, please take the dice and take us forward through this session. Have a good day. Thank you. Thank you, Rishuji. Thank you. Hello. Hello, good morning, friends. So yesterday I had some problem with this comment section, so I didn't get your queries yesterday. So now I think it's all resolved, and if you can hear me, please write some message to me. Good morning, like okay. Now we are going to discuss about our subject. First of all, I want to know whether the screen is visible or not. Rishuji's screen is visible or not? Yes, ma'am. Screen is visible. Mic is working. I would like you to share the slides, please. Sure. Okay. तो हमने कल क्या क्या किया? हमने कल पढ़ा था कॉस्ट क्या होता है और कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना सीखा। हमने सीखा डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है। अब हम ये जानने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम करेंगे कि ओवरहेड्स क्या होते हैं, ओके। और ओवरहेड्स को हमें अलोकेट कैसे करना होगा, अपोर्शन कैसे करना होगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। कल क्वेरी सेशन में, कल की क्वेरी सेशन मुझे नहीं दिखा, आई एम सो सॉरी, कल का क्वेरी सेशन मुझे नहीं दिखा, बट मैंने बाद में क्वेरी सेशन आपका देखा। ड्यूरिंग द सेशन मुझे आपका क्वेरी सेशन नहीं दिखा था। कल की क्वेरी ये थी कि किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम, एक बार तो उन्होंने ये कहा कि मैम कॉस्ट शीट को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए related to cost sheet, which is very important. So I'll share the detail of cost sheet, and और भी कुछ queries थी, तो during the session कल की queries भी मैं लूंगी, आज की भी queries आप मुझे send कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले कॉस्ट शीट क्या होता है? मैंने आपको बोला था कि हम क्या लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, कौन सा डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं कॉस्ट शीट के अंदर? मैंने बोला हम डायरेक्ट मटेरियल परचेज नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि हमने कितना मटेरियल कंज्यूम कर दिया है। डायरेक्ट मटेरियल, एक फिनिश गुड को बनाने के लिए हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, एक फिनिश गुड को बनाने के लिए हमारा कितना डायरेक्ट लेबर लगा, ठीक है, कितना डायरेक्ट लेबर लगा वो हमने लिया। फिर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए। तो इस तरह से डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर जो हमने कंज्यूम किया एक फिनिश गुड को बनाने के लिए, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन्हें ऐड किया, हमारे पास आ गया, क्या आया हमारे पास? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं ओवरहेड्स की। मैंने आपको बोला जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो होते हैं हमारे ओवरहेड्स। अब बात करते हैं कॉस्ट शीट में ओवरहेड्स को कैसे लिखेंगे। अब देखिए, ओवरहेड्स को यहाँ पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा है हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और तीसरा है हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हमने क्या कहा कि एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वो होगा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। ऑफिस है, देखिए नीचे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है और उस फैक्ट्री को ऊपर ऑफिस से मैनेज किया जा रहा होगा। तो अब हम बोल रहे हैं कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 2 काम कर रहा है, एक तो प्रोडक्शन को संभाल रहा है, दूसरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा है। तो जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस करेगा
वो अलग हम कंसीडर करेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, उससे रिलेटेड कॉस्ट को हम अलग कंसीडर करेंगे, और बाकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हम अलग कंसीडर करेंगे। तो अब हमने बात की 3 ओवरहेड की, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हम क्या करेंगे, जब हम अपने प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्री का ओवरहेड कंसीडर किया है, तो फैक्ट्री में जितना भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, जिन पे आप काम कर रहे हैं, फिनिश गुड पे काम कर रहे हैं, ना अभी वो फिनिश गुड बना है, ना रॉ मटेरियल है, बीच का है, वर्क इन प्रोग्रेस है, उसे कंसीडर करेंगे। इसको कंसीडर करने के बाद हमारे पास क्या आया है, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेकिन कौन सा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, उसे कंसीडर करेंगे। उसके अलावा हमारे पास अगर कोई क्वालिटी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, उसे कंसीडर करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट कंसीडर करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, कोई भी रिकवरी हो रही है स्क्रैप की, उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करते 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 अगर कुछ स्क्रैप बनता जा रहा है, और अगर वो स्क्रैप सेल हो सकता है, तो वो क्या है, प्रोडक्शन की कॉस्ट। एक तो होती है प्रोडक्शन की कॉस्ट लग रही है, दूसरा हो रहा है कि कुछ चीज वेस्ट हो गई, उसको सेल करने में आपको कुछ रेवेन्यू मिल गया, तो वो कॉस्ट को माइनस कर देगा, मतलब एक तरह का रेवेन्यू है। ठीक है, मतलब सॉरी, एक तरह से आपको किसी तरह का पैसा आ रहा है आपके पास, तो वो क्या करेगा, कॉस्ट को माइनस कर देगा, आपकी कॉस्ट को कम कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंसीडर किया, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, उसके अलावा हमने क्या किया, जितनी भी रिकवरीज हो रही है उसको माइनस कर देंगे। राइट, जैसे कि स्क्रैप या बाय प्रोडक्ट से जो भी रिकवरी हो रही है, या कोई मिसलेनियस इनकम हो रही है फैक्ट्री के अंदर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि वो हमारी कॉस्ट को कम कर देता है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई पैकेजिंग कॉस्ट है, उसको हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, कल एक क्वेरी थी कि आप जो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं उसको क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, आज वो पूरा उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी जब हम कंसीडर करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। ठीक है, मैम स्लाइड शेयर कर दीजिए प्लीज। स्लाइड नहीं शेयर हो रही है, नहीं अभी नहीं हो रही है। और स्क्रीन नजर आ रहा था मेरा शेयर स्क्रीन के ऑप्शन में। नहीं वो नहीं आ रहा है आपका। ओहो, ओके, मुझे लगा आ रहा होगा, मैं तो इतनी देर से फिर मैंने तो कर दिया, मैंने तो स्टार्ट करते ही शेयर स्क्रीन कर दिया था, अभी भी कर दिया, शेयर स्क्रीन किया। नहीं योर पिक इज विजिबल, योर वॉइस इज ऑडिबल, बट जो आपका स्लाइड शो है ना वो देखने का रहता है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि स्लाइड शो। शेयर स्क्रीन से जाके कर दीजिए। शेयर स्क्रीन मैंने कर दिया, उसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? उसपे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, जस्ट कुछ टिप्स दिए हुए हैं, और उसमें ये नजर आ रहे हैं, डोंट शो दीज टिप्स अगेन। तो इसको मैंने शेयर स्क्रीन कर दिया। अब आपने कुछ कल ऑप्शन, कल तो आपका आ गया था, आप एक बार कल वाला प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। कल यही प्रोसेस किया था, और फिर आप मेरे पास ये ऑप्शन, मैं फिर बार बार आपसे पूछ रही थी क्योंकि यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रहा था कि स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं। अभी आ रहे हैं, अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है। मैम वेट, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। ओहो, एंड टाइम कम है, टाइम भी नहीं है हमारे पास, ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू में। कोई रिलैक्स एंड लेट्स कंप्लीट दिस। ओके, मैंने शेयर कर दिया, मेरे पास मेरे स्क्रीन में कुछ ऑप्शन नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। चलिए आप कैरी एक, ऑन करिए, आई विल गेट बैक टू यू विद द सॉल्यूशन। नहीं, आप एक चीज और आ रही है, एप्लीकेशन विंडो, वो तो आई डोंट थिंक उसका कोई रिलेशन है।
हाँ, उसी में है, एप्लीकेशन विंडो में। अच्छा, एप्लीकेशन विंडो में। अब इसमें मेरे पास दो ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रीम यार्ड गूगल और एक कॉस्टशीट आ रहा है, इसमें से क्या हाँ, करूँ? कॉस्ट खोल दीजिए। कॉस्टशीट खोल दूं? ओके। हाँ, अच्छा, और शेयर ओके। कर दीजिए। हाँ, शेयर हो गया आई थिंक। मैम इट्स रनिंग नाउ। सॉरी। मैम इट इज रनिंग, योर कॉस्ट शीट इज रनिंग, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इस तरह चलिए से तो मुझे हर स्लाइड को शेयर करना पड़ेगा, जो भी पढ़ाना पड़ेगा बार बार शेयर करना पड़ेगा? मैम आई विल बी अवेलेबल। सॉरी। अगर हो ऐसा रहता है तो आई विल बी अवेलेबल, डोंट वरी। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, आई एम हाँ सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में मैंने आपको क्या बताया था? कॉस्ट शीट में मैंने आपको क्या बताया था? लेट अस डू दिस अगेन बिकॉज वी स्किप्ड इट। ओके, नाउ देखिए, वी हैव दिस कॉस्ट शीट। इसमें मैंने आपको बोल दिया कि देखो, डायरेक्ट मटेरियल हम कंसीडर करेंगे, हम डायरेक्ट मटेरियल कंसीडर करेंगे, हम डायरेक्ट मटेरियल कंसीडर करेंगे, हम डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसीडर करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर करेंगे, ये हमारा प्राइम कॉस्ट होगा। फिर इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड अगर ऐड कर देंगे, ठीक है, और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कंसीडर कर लेंगे, ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगी। फिर मैंने आपको बोला कि अब हमें क्या करना है, हमारे पास तीन ओवरहेड होते हैं, मैंने आपको बोला फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और क्या था हमारे पास? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हमने क्या किया, फैक्ट्री ओवरहेड को कंसीडर कर लिया, ठीक है, एक हमारा ओवरहेड कंसीडर हो गया। ठीक है, अब कौन से ओवरहेड बचे हमारे पास? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड को कंसीडर करने के बाद हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो हमारी प्रोडक्शन की एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसको हमने कंसीडर कर लिया है। दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है जो जनरल होता है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड अगर कोई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के कॉस्ट है, उसको हमने कंसीडर कर लिया, रिमेनिंग कॉस्ट को नहीं कंसीडर किया, ठीक है। तो उसको कंसीडर करने के बाद हमारे पास क्या आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने क्या किया? फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को ऐड किया। इसके बाद हमारे पास आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड था उसको कंसीडर करेंगे, मार्केटिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को कंसीडर करेंगे। इन सबको कंसीडर करने के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, इसमें हम ऐड करेंगे जो भी हमारा प्रॉफिट हम अर्न करना चाहते हैं वो ऐड कर देंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेल, ठीक है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे दो बातें हो गई। एक तो हो गया कि देखो जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट। अब जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो क्या हो गया हमारा? ओवरहेड्स हो गए, ठीक है। अब इस ओवरहेड को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब हमने फैक्ट्री ओवरहेड कंसीडर किया तो प्राइम कॉस्ट हमारा फैक्ट्री कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब बात आती है दूसरे ओवरहेड की, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। दूसरे ओवरहेड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हो गया रिलेटेड टू प्रोडक्शन और दूसरा हो गया हमारा जनरल, ठीक है। जब हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन कंसीडर कर लिया, उसको ऐड किया, तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को कंसीडर किया, हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया? हमने कंसीडर किया जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, उसके अलावा हमने क्या किया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को कंसीडर कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आया? कॉस्ट ऑफ सेल आया, इसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा। तो दिस इज आवर कॉस्ट शीट। अब बात आती है कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट शीट कई तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि अगर हम जॉब में प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हमने क्या किया? बैच प्रोडक्शन कर रहे हैं, जॉब कॉस्टिंग करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं, जॉब में प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हम कई सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में हम क्या कर रहे हैं? कई सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं,
कई सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, 4 प्रोडक्ट बना दिए। अब देखिए हमें क्या करना है, हम सबकी कॉस्ट को अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। आप बताइए, अगर एक ही फैक्ट्री के अंदर शूज भी बन रहे हैं, एक ही फैक्ट्री के अंदर शूज भी बन रहे हैं, और उसी फैक्ट्री के अंदर बेल्ट बन रही है, ठीक है, और उसी फैक्ट्री के अंदर बैग बन रहा है, ठीक है, और उसी फैक्ट्री के अंदर कुछ और ले लेते हैं, चलो यही 3 प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, एक फैक्ट्री के अंदर ये 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में सेम प्राइस में सेल होते होंगे? नहीं, शूज का सेलिंग प्राइस अलग है, बेल्ट का अलग है, बैग का अलग है। अब बात आती है कि फैक्ट्री के अंदर जब हमने प्रोडक्शन किया तो जितने ओवरहेड लगे, देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो तो हम सीधे सीधे फाइंड कर लेंगे कि एक जूता बनाने में कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा, एक बेल्ट बनाने में कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा, एक बैग बनाने में कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा, वो तो सीधा सीधा पता चल जाएगा हमें। एक शूज बनाने में डायरेक्ट लेबर कितना लगा, एक बेल्ट बनाने में डायरेक्ट लेबर कितना लगा, एक बैग बनाने में डायरेक्ट लेबर कितना लगा, सीधा सीधा पता चल जाएगा। एक शूज बनाने में कितना डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, एक बेल्ट बनाने में कितना डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, एक बैग बनाने में कितना डायरेक्ट एक्सपेंस लगा। देखिए ये जो कॉस्ट है ये तो हमें सीधे सीधे पता चल जाएगी, ठीक है, तो यहाँ तो हमें इनकी कॉस्ट पता चल गई, ठीक है। लेकिन अब बात आती है ओवरहेड्स की। अब यार ओवरहेड्स को क्या करें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हाँ, कि चलो जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 50,000 इसका, 50,000 इसका, 50,000 इसका, ऐसा कर सकते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चलो जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल कर देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट में कोई ओवरहेड ज्यादा यूज हुई हो, किसी प्रोडक्ट में कोई ओवरहेड कम यूज हुई हो, और हो सकता है किसी प्रोडक्ट में कोई ओवरहेड यूज ही ना हुई हो सकता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमने मार्केटिंग की, हो सकता है कि हमने बेल्ट को सेल करने के लिए मार्केटिंग कर दी, खूब मार्केटिंग की, बैग को सेल करने में थोड़ी कम मार्केटिंग की, शूज को सेल करने में बिल्कुल मार्केटिंग नहीं की। अब आप क्या ये जेन्युइन होगा कि पूरी मार्केटिंग कॉस्ट को सबको इक्वल 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 डिस्ट्रीब्यूट कर दो? बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि हमने क्या किया जी, जो ओवरहेड है ना उसको किसी अप्रोप्रिएट तरीके से इसमें बांटो, अदरवाइज क्या होगा, हमारे पास एक जेन्युइन कॉस्ट नहीं आएगी। हम क्या चाहते हैं, इन तीनों की एक जेन्युइन कॉस्ट चाहते हैं, कि एक्चुअल में इनकी क्या कॉस्ट है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें कोई लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, कोई अप्रोप्रिएट तरीका फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिस अप्रोप्रिएट तरीके से हमारे जितने भी ओवरहेड्स हैं उन ओवरहेड्स को हम क्या कर सके, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी हमारे कस्टमर है जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए हमारे जितने भी ओवरहेड्स लग रहे हैं उनको हम किसी अप्रोप्रिएट तरीके से उनसे रिलेटेड जो भी है उसमें हम प्रोडक्ट है उनमें हम क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो चैप्टर 1 है वो है ओवरहेड चैप्टर, जहां पर हम ये सब चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो योर क्वेरीज आर नाउ विजिबल टू मी। कल की क्लास में मुझे आपकी क्वेरीज नहीं नजर आ रही थी और इसीलिए मैं आपकी क्वेरीज को रिप्लाई नहीं कर पाई, तो सो सॉरी फॉर दैट। आज आपकी क्वेरीज मुझे नजर आ रही हैं, तो आप अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है हमारे पास नया टॉपिक जिसको मैं बोल रही हूँ ओवरहेड्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ओवरहेड्स ही उठा लेते हैं, ठीक है। ओवरहेड्स के लिए मैंने क्या बोला कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना उसको किसी लॉजिकल तरीके से बांटना चाहिए, अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो जो भी आपका देखिए ओवरहेड्स कैसे होंगे, हमारे पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड होगा, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होगा जैसे हम फैक्ट्री के अंदर जो यूज कर रहे थे, और तीसरा क्या होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा। तो ये जो भी हमारे पास ओवरहेड है इसे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर किसी भी लॉजिकल तरीके से बांटना है, ठीक है। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या जिस जिस कस्टमर को भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, किसी लॉजिकल तरीके से इस ओवरहेड को तीनों में बांटना है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कैसे किया जाए वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ओवरहेड का रेट फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ओवरहेड बाय फंक्शन 3 तरीके के होते हैं। एक तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। दूसरा हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और तीसरा हो गया हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। अब बात आती है बाय नेचर इन ओवरहेड को हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। एक हो गया हमारा फिक्स ओवरहेड, एक हो गया वेरिएबल ओवरहेड, एक हो गया सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स।
फिक्स ओवरहेड क्या होता है, जो आउटपुट आप चाहे कितना भी बना लो वो ओवरहेड कॉस्ट सेम ही रहेगी, ठीक है, तो वो फिक्स ओवरहेड है। वेरिएबल ओवरहेड, आउटपुट आप जितना ज्यादा बनाओगे टोटल वेरिएबल ओवरहेड बढ़ती जाएगी, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट सेम रहेगी, तो ये वेरिएबल ओवरहेड है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड टू सम एक्सटेंट कांस्टेंट रहेगी, फिर इंक्रीज हो जाएगी, फिर सम एक्सटेंट कांस्टेंट रहेगी, फिर इंक्रीज, इसे हम बोलेंगे सेमी वेरिएबल ओवरहेड। नाउ नेक्स्ट इज आपके जो बाय एलिमेंट आपने ओवरहेड कंसीडर किए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। तो ये चीजें थी हमारे पास। अब हमारे पास क्या आया है, नेक्स्ट टॉपिक है कि अब हमारे पास है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो भी हमारे ओवरहेड है, स्लाइड इज नॉट विजिबल। ओह, एक्चुअली वी हैव लेस टाइम ना, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, बट आई डोंट नो कि प्रॉब्लम क्या हो रही है बार बार। एवरीवन कैन हियर। शेयरिंग द विंडो, विंडो शेयर हो रहा है, प्लीज टेल मी। मेरी स्लाइड आपको विजिबल है या नहीं, प्लीज मैसेज मी स्लाइड इज विजिबल और नॉट, प्लीज 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 जल्दी, क्विक, वी हैव लेस टाइम, आई वांट टू रिवाइज as much as we can. Please tell me slide is visible or not. Yes ma'am, slide is visible. Okay, thank you. Slide is visible or not, please tell me. I hope my slide is visible because it's very important. I want to explain all मैम of आपकी you this स्लाइड topic. विजिबल नहीं है, No शायद वो ma'am, ना slide is मिनिमाइज हो गई है। मिनिमाइज या हो गई है, आपको, मैं तो पूरा हाँ ना जी, आपने क्या सेकंड स्लाइड शुरू करी है? हाँ नेक्स्ट स्लाइड ली है जो मेरा, हाँ, तो मेरे को तो आपको बहुत, दोबारा से शेयर करने पड़ेगा वो। अच्छा बार बार शेयर करना पड़ेगा, यही तो मैं हाँ, आपसे या आप एक पूछ रही काम थी। करें, जो जो स्लाइड्स आपने दिखानी है ना सारी शेयर कर दीजिए, देन आई विल ऐड ऑल ऑफ देम। ओके हम्म। ओके, वेट 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 वेट, ये तो स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन आ गया मेरे पास, शेयर स्क्रीन, मैं सारी क्या इसी में, मैम आप एक काम करें ना, जैसे अब वो स्टॉप कर रहा है ना, तो नई वाली स्टार्ट कर दीजिए आप। अब आ रहा है ना मेरा, स्लाइड नजर आ रहा है ना, मैम ठीक आ है, आप गया मुझे, है। ठीक है मुझे समझ आ गया, मैं बार बार शेयर कर दूंगी, नो प्रॉब्लम, अब मेरे को समझ आ गया, मैं बार बार स्क्रीन शेयर, ये स्लाइड शेयर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, I hope now it is visible to all of you. Say yes. आई थिंक इट इज विजिबल, ठीक है। चलो जी, अभी मैंने आपको क्या बोला कि देखिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ए बी सी, हमने क्या किया, 3 प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल को आसानी से डाल दिया क्योंकि ये तो आसानी से डल सकता है, ठीक है, तीनों में, ठीक है। डायरेक्ट लेबर भी हमने आसानी से डाल दिए क्योंकि ये भी आसान है डालना, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमने आसानी से डाल दिए, तो प्राइम कॉस्ट तो बड़ी आसानी से तीनों प्रोडक्ट की आ जाएगी। मुश्किल कहाँ आती है, ओवरहेड्स को फाइंड आउट करने में कि यार ये जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है ना, या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड है, इसको हम किस तरीके से तीनों में बांटें। फिर प्रॉब्लम आएगी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बांटें, मार्केटिंग ओवरहेड को इन तीनों में कैसे बांटें, ठीक है। इक्वल बांटना तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि हर जगह सेम कॉस्ट तो नहीं लग रही होगी, हो सकता है प्रोडक्ट ए में हम मार्केटिंग कर रहे हो, बी और सी में नहीं कर रहे हो, तो हमें क्या करना है, कोई लॉजिकल तरीके से इन तीनों प्रोडक्ट की कॉस्ट को, ओवरहेड की कॉस्ट को बांटना है, ताकि हमारे पास जो कॉस्ट आए ना इन तीनों प्रोडक्ट की, जो भी कॉस्ट आए वो क्या आए, एक जेन्युइन कॉस्ट आए, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ओवरहेड को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमारे पास जो कॉस्ट आए ना, प्रोडक्ट की कॉस्ट आए, वो एक जेन्युइन कॉस्ट आए, ठीक है। हमें एक जेन्युइन कॉस्ट फाइंड करनी है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने हमें क्या बताया, ओवरहेड को इन प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कस्टमर को कैसे ओवरहेड को बांटा जाए,
ठीक है, तो वी हैव सम स्टेप। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि जी फाइंड करो कलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सबसे पहले तो आप ओवरहेड फाइंड करो कि आपकी ओवरहेड की कॉस्ट क्या है। ठीक है, अब ये बोलता है कि देखो ओवरहेड की कॉस्ट को हम असाइन कैसे कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि ओवरहेड की कॉस्ट को असाइन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या बोलता है, कॉस्ट को अलोकेट करना होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, कॉस्ट को अपोर्शन करना होता है। क्या फर्क है दोनों में, एलोकेशन और अलॉटमेंट में क्या फर्क है। ठीक है, एलोकेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो आप कॉस्ट को ट्रेस कर रहे हो तो प्रोडक्ट में, जैसे कि आपने 3 प्रोडक्ट बनाए, तो इन तीनों प्रोडक्ट में जो आप कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट और किसी लॉजिकल तरीके से अपने आप एलोकेट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की प्रोडक्शन के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए हम मीटर्स लगा सकते हैं। आपने यहाँ पे एक मीटर लगाया, आपने यहाँ पे एक मीटर लगाया, यहाँ पर आपने मीटर लगाया। अब इन मीटर से हम क्या करेंगे, इन्होंने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है वो फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बेसिस में यूनिट जितनी इन्होंने कंज्यूम की है उस बेसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये तरीका जो है ये है कॉस्ट अलोकेशन का तरीका। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कॉस्ट होती है ये डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट में हम बांट सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ऐसी भी कई ओवरहेड्स होंगे जिसे हम इस तरीके से नहीं बांट सकते, मतलब डायरेक्टली किसी लॉजिकल तरीके से हम नहीं बांट पाएंगे। ठीक है, ठीक है, जिसे हम ट्रेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री है, प्रोडक्शन हो रहा है और कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, 4-5 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब क्या है, पूरी फैक्ट्री को देखने के लिए ऊपर कई सारे लोग होते हैं, हायरार्की बनी होती है। तो हमारे पास सीनियर मैनेजर है, हमारे पास डायरेक्टर्स हैं, हमारे पास सुपरवाइजर्स हैं। तो अब बात आती है कि एक सीनियर मैनेजर हो सकता है पूरी फैक्ट्री या 2-3 फैक्ट्री को देख रहा है, या एक डायरेक्टर तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा है। तो यार एक डायरेक्टर की कॉस्ट को कैसे बांटा जाए, या फिर एक सीनियर मैनेजर की कॉस्ट को कैसे बांटा जाए, या फिर जो भी मान लेते हैं, ये तो मान लेते हैं फैक्ट्री ही है, तो फैक्ट्री को ऊपर जो सुपरवाइजर है जो पूरी फैक्ट्री को देख रहा है, ठीक है, तो सुपरवाइजर की कॉस्ट को हम कैसे बांटे, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पर तो हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई सुपरवाइजर ने ना प्रोडक्ट ए को बनाने में बड़ी मेहनत की है, सारा टाइम वो प्रोडक्ट ए को देख रहा था, बी और सी को तो उसने देखा ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अब यहाँ पर जहां दिक्कत आ जाती है कि हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते हैं ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वहां हम क्या करते हैं, कॉस्ट को अपोर्शन करते हैं, कॉस्ट को अलॉट करते हैं। कैसे अलॉट करते हैं, दो तरीके हैं, दो प्रिंसिपल हैं कॉस्ट को अलॉट करने के, अपोर्शन करने के। हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, बेनिफिट रिसीव्ड, कि कौन सा प्रोडक्ट किस ओवरहेड से कितना ज्यादा बेनिफिट रिसीव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस कॉस्ट को हम क्या करेंगे, अपोर्शन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ओवरहेड को अपोर्शन कर देंगे। तो ओवरहेड को हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं, अलोकेट करते हैं, अलोकेट करते हैं, दूसरा है अलॉट करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके अलावा रीअपोर्शनमेंट क्या होता है, जैसे कि हमारी ये है डिपार्टमेंट ए बी सी, 3 डिपार्टमेंट है या 3 प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं, उसके अलावा सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है, डी एंड ई। तो क्या होगा, सर्विस डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, इन तीनों डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो कैसे इसके कॉस्ट को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको हम बोलेंगे, एक बार अपोर्शन कर दी ओवरहेड को, उसके बाद हमने इन दो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाली, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इन डिपार्टमेंट्स में जब अपोर्शन कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं रीअपोर्शनमेंट। ठीक है, तो ये हम ओवरहेड के अंदर करते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने बोला है कि मैम न्यूमेरिकल करा दीजिए। देखिए न्यूमेरिकल 3 घंटे में मुझे 1.5 घंटा मिला है, 1.5 घंटे में मुझे अगर 4-5 चैप्टर रिवाइज कराने हैं, तो 4-5 चैप्टर को रिवाइज करने के दौरान मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं आपको न्यूमेरिकल करा सकूं। तो मैं आपके सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है और कैसे ये चैप्टर्स आपस में लिंक है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकती हूँ, क्योंकि 1.5 घंटा है, मुझे 3-4 चैप्टर कवर करने, वी डोंट हैव इनफ टाइम, 3 दिन में रिविजन करनी है, तो न्यूमेरिकल नहीं करा सकती मैं आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल करने में ही काफी टाइम लग जाता है। ओके, ठीक है।
अब देखिए हमारे पास क्या है, इन्होंने ना हमें कुछ तरीके बताए अपोर्शन करने के तरीके बताए हैं, ठीक है। अलोकेशन नहीं बताया। अलोकेशन हम क्या करेंगे, किसी लॉजिकल तरीके से कॉस्ट को अलोकेट कर देंगे, ठीक है। अपोर्शन कैसे किया जाए, ओवरहेड को अपोर्शन कैसे किया जाए, उसके तरीके हमें यहाँ पे बताए हैं उसने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया कि ओवरहेड कॉस्ट कैसी कैसी हो सकती है, वो आपको बताइए, और उस ओवरहेड कॉस्ट को हम किस बेसिस पे अपोर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, ओवरहेड कॉस्ट को फाइंड करेंगे और किसी लॉजिकल तरीके से कोई बेस लेंगे और उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपोर्शन कर देंगे, ठीक है। तो ये है, इसी में मैं इंक्लूड करना चाहूंगी। आई होप ये वाला स्क्रीन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको भी शेयर कर देता हूँ। अब इसी में मैं आपको क्या कराना चाहती हूँ, इसी में मैं आपको क्या कराना चाहती हूँ, ठीक है। इसी में मैं आपको क्या कराना चाहती हूँ, इसी में मैं आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो देखिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैसे कर सकते हैं। इसी में मैं आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कराना चाह रही हूँ। देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैसे करते हैं। नाउ आई थिंक दिस इज विजिबल, यस, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कब यूज करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सबसे पहले जहां पर हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और ओवरहेड्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे, जहां ओवरहेड्स बहुत ज्यादा है वहां एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे। दूसरी बात की, जहां पे प्रोडक्ट बहुत सारे बना रहे हैं, देखो अगर हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरहेड जितने भी होंगे वो इसी एक ही प्रोडक्ट को बनाने में यूज होंगे, ठीक है। ओवरहेड को अपोर्शन करना या अलॉटमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी हम कॉस्ट लगा रहे हैं वो एक ही प्रोडक्ट को बनाने में लगा रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट में लगा रहे हैं, तो जरूरत नहीं। लेकिन जहां आप वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जरूरत पड़ जाएगी। ओवरहेड बहुत ज्यादा है तो आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और क्या है, आपके पास नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, ठीक है। और आप क्या करना चाहते हैं, कॉस्ट को एक्यूरेटली फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप जो भी आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट तो आप आराम से बांट देंगे, बट प्रॉब्लम ओवरहेड की आती है। और जो ओवरहेड है वो जरूरी नहीं है कि हर जगह इक्वल यूज हुए हो सकता है कहीं यूज हुए हो और कहीं बिल्कुल भी ना यूज हुए हो, या कहीं ज्यादा यूज हुए हो, कहीं कम यूज हुए हो, कहीं बहुत कम यूज हुए हो। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि हमें एक्यूरेट कॉस्ट चाहिए। एक्यूरेट कॉस्ट कब आएगी, जब आप ओवरहेड को सही तरीके से इनमें अपोर्शन करेंगे और अलॉटमेंट करेंगे, तो आपकी एक्यूरेट कॉस्ट आएगी। और इसीलिए इन्होंने बोला कि जी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी पढ़ लो, ठीक है। देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है, इट्स अ टेक्निक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विद ईच कॉस्ट ड्राइविंग एक्टिविटी, मेकिंग इट as the base of apportionment of cost over different cost object jobs and all, right। अब देखिए ये क्या बात कर रहा है, अपोर्शनमेंट की बात कर रहा है। मैंने इससे पहले क्या बताया, हम अलॉटमेंट करते हैं और अपोर्शन करते हैं, ठीक है। दो चीजें हमने अभी ओवरहेड में पढ़ी, आपको दिखाया था मैंने, ठीक है। अलॉटमेंट करते हैं और अपोर्शन करते हैं, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अपोर्शनमेंट की बात कर रहे हैं। अलॉटमेंट तो हम किसी डायरेक्ट तरीके से ही बांट देंगे, ये आराम से हो जाएगा हमसे। डायरेक्ट तरीका हमें दिया होगा, जैसे कि मैंने मीटर का एग्जांपल दिया, मीटर्स दिए हुए, बिजली के मीटर्स दिए हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट में कितना कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है, वो आप मीटर की रीडिंग लेकर डायरेक्टली आप ओवरहेड बांट सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें अपोर्शन, मैम स्लाइड शेयर नहीं है एक बार। ओके ओके ओके, ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज ये तो मैंने कभी नहीं फेस किया बार बार मुझे विंडो, आप स्लाइड शेयरिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें मेरा स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ सकता है, क्योंकि कल मेरा इंटायर स्क्रीन शेयर हो रहा था। मैम मैं वो देख लेता हूँ, पहले आप ये तो कर दें। हाँ मैं ये कर रही हूँ, बट आप वो देख लीजिए, क्योंकि एक ऑप्शन ये भी होता है जिसमें आप इंटायर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं।
ठीक है, आप ये करें, मैं देखता हूँ। हाँ जी। ओह! ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है बिकॉज़ स्क्रीन के बगैर आपको क्या समझ आ रहा होगा ऐसे तो मैं ही ओके चलिए, ठीक है। अब हम बात करें देखिए मैंने अभी बताया ओवरहेड को हम क्या करेंगे या तो मैम अभी अलॉट नहीं कर आया। अभी नहीं आया स्क्रीन मेरा? ना, ना। ओहो! क्या दिक्कत आ रही है? क्या? नहीं आया। ओके। मैम आप एप्लीकेशन विंडो में से कर रहे हो? क्या चीज़? एंटायर स्क्रीन कर रहे हो या एप्लीकेशन विंडो कर रहे हो आप? एप्लीकेशन विंडो। एक बार एंटायर स्क्रीन करके देख लीजिए फिर। अच्छा। योर एंटायर स्क्रीन शेयर करके देख लूँ? हाँ। ठीक है। अब ठीक है? मैम इसमें नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं, फिर आप उसको वही कर लीजिए, स्लाइड, हर एक स्लाइड पे जाके। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या ये स्लाइड्स पहले से अपलोड करनी चाहिए थी क्या? मैम मैं पता कर देता हूँ आपको अब एक बार। हाँ, बिकॉज़ ऐसे तो मैम इट इज रनिंग 2-3 नाउ। नाउ इट इज़ रनिंग ना चलिए ठीक है। थैंक यू। ओके। सो क्या होता है बच्चे हम लोग क्या कर रहे हैं ओवरहेड्स को या तो अपोर्शन कर रहे होते हैं, ठीक है? या फिर अलॉट कर रहे होते हैं। ठीक है जी? अलॉट कर रहे होते हैं। अब अलॉटमेंट में तो हमने पता कर लिया कि डायरेक्ट कोई तरीका होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, ओवरहेड को अलॉट कर सकते हैं। बात आती है अपॉर्शनमेंट की, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को मैं आपको समझाना चाहूँगी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर ये क्या बोलता है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ड्राइविंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके बेसिस पे हम कॉस्ट को अपॉर्शन करते हैं, ठीक है? अलग-अलग जो भी आप सपोज़ अलग-अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं या अलग-अलग कोई जॉब कर रहे हैं या आपके अलग-अलग कस्टमर हैं या कई सर्विसेज़ हैं, उनमें आप अपोर्शन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, आपको समझना है कि एक्टिविटी क्या है, आपके कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट ड्राइवर क्या है, कॉस्ट पूल क्या है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? आप किन-किन में आप अपनी कॉस्ट को अपोर्शन कर रहे हैं, जैसे कि आप किन-किन प्रोडक्ट में अपनी कॉस्ट को अपोर्शन कर रहे हैं या किस-किस कस्टमर में अपनी कॉस्ट को अपोर्शन कर रहे हैं, इसको हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है कौन-सा इवेंट दैट इनकर कॉस्ट, कौन-सा इवेंट है जिसकी वजह से आपको कॉस्ट हो रहा है, वो हमारी एक्टिविटी है, ठीक है? कौन-सा इवेंट जिसकी वजह से वो कॉस्ट हो रहा है, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट पूल। ये क्या होता है? इट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वेरियस इंडिविजुअल कॉस्ट आइटम। आपके जो ग्रुप ऑफ कॉस्ट आइटम होते हैं उसे हम कॉस्ट पूल बोलते हैं। मतलब जो एक तरह के कॉस्ट होंगे आप एक जगह डाल दोगे। एक जैसे कॉस्ट को आप एक जगह डाल दोगे, ठीक है? क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट बहुत सारी होंगी, ठीक है? तो एक-एक तरह एक जैसे सिमिलर जो कॉस्ट होंगे उसे आप एक जगह डाल दोगे और कॉस्ट पूल बना दोगे, ठीक है? फिर क्या करोगे? आप क्या करोगे? कॉज़ इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करोगे। ठीक है? इसके अलावा क्या होता है हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर होता है। ये क्या होता है कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है फैक्टर दैट कॉज़ अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है? तो ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट चेंज हो रहे होते हैं अलग-अलग प्रोडक्ट में। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे ए, बी, सी तो आपको क्या करना होगा जो भी ओवरहेड होंगे वो कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा इन प्रोडक्ट में अपोर्शन करने पड़ेंगे। ठीक है? तो ये हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे देखिए आप क्या हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो कॉस्ट होते हैं डायरेक्ट कॉस्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकता है। डायरेक्ट कॉस्ट को हमने प्रोडक्ट में डायरेक्टली अपोर्शन कर दिया डाल दिया। डायरेक्ट कॉस्ट को हमने सीधे कंसीडर कर लिया जो प्राइम कॉस्ट थी, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम एलोकेट कर रहे हैं
ठीक है, और जिसके लिए हम क्या करें, कॉस्ट ड्राइवर चेक कर रहे हैं। कॉस्ट ड्राइवर मतलब चेक कर रहे हैं कि वो किन एक्टिविटी से कोई भी कॉस्ट किस एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, वो कंसीडर करके हम क्या करेंगे, कॉस्ट फाइंड कर देंगे डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, इसका वैसे तो एक क्वेश्चन होना चाहिए, एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, देख लेते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते तो देख लेते हैं एक बार। So we have this question, ठीक है, एक बार देख लेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को, एक बार रीड कर लेंगे, 2 मिनट दे रही हूँ। क्वेश्चन के अंदर आपको बजटेड ओवरहेड्स गिवन है, क्वेश्चन में आपको बजटेड, ये क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा, चलिए ठीक है, फिर ऐसे ही बताती हूँ मैं, क्या करूँ। देखिए आपको ना क्वेश्चन में ओवरहेड्स गिवन है और उस ओवरहेड्स को इन्होंने क्या किया है, कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे इन दोनों प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। पेन नहीं चल रहा मेरा, तो क्या दिक्कत होती है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ओवरहेड को अपोर्शन कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपकी कुछ क्वेरीज थी कि मैम ये जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस को आप क्यों हटा रहे हैं प्रोडक्शन से। अब क्योंकि मैं आगे वही शेयर करने जा रही हूँ आपसे, वेट, स्क्रीन शेयर, प्लीज टेल मी स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, आपको ये स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है। I'm so sorry for this problem. I'm trying. I know that it is not visible. Share. Yes, I think now it is visible. Yes. ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए एक ओवरव्यू दे रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करा सकूं। ओवरव्यू मैं पूरे चैप्टर का देना चाहती हूँ और एक लिंक आपको बताना चाहती हूँ चैप्टर्स के बीच में क्या लिंक होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, कॉस्ट शीट बना ली, ठीक है। कॉस्ट शीट हमने कैसे बनाई, हमने प्राइम कॉस्ट कंसीडर कर लिया, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर कर लिए। उसके बाद हमने ओवरहेड कंसीडर किए, लेकिन मैंने क्या बोला, ओवरहेड सीधे सीधे नहीं आपको सारे प्रोडक्ट में डाल देना कि हाँ इक्वली ये नहीं, हमें किसी लॉजिकल तरीके से हमने कॉस्ट को क्या करना है, अपोर्शन करना है या फिर कॉस्ट को अलोकेट करना है, ठीक है। इसके लिए आपको तरीके बताए गए हैं, अपोर्शनमेंट के तरीके बताए गए हैं, ठीक है, और अपोर्शनमेंट के तरीके बताए हैं, अलोकेशन के तरीके बताए हैं, ठीक है। अपोर्शनमेंट के लिए आपने देखा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आप यूज कर सकते हैं कॉस्ट को अपोर्शन करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास कि हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है जो भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हो सकता है एक ही तरह की यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हो सकता है बहुत अलग अलग तरीके की यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है हम बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम क्या करें, अगर हम बैच में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर यूनिट कॉस्टिंग क्या कैसे करनी चाहिए, वो हम देख रहे हैं अब, ठीक है। अब देखिए बैचेस में प्रोडक्शन और बैचेस में प्रोडक्शन क्या होता है, यूनिट कॉस्टिंग और बैचेस में प्रोडक्शन क्या होता है, एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या बोलता है कि यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है, इट्स अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज वेयर आउटपुट प्रोड्यूस इज आइडेंटिकल, ठीक है। तो यूनिट कॉस्टिंग कहाँ यूज करते हैं, जहां पे जितना भी आपका आउटपुट
आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आइडेंटिकल है, ठीक है, एंड ईच यूनिट ऑफ आउटपुट रिक्वायर आइडेंटिकल कॉस्ट। और आप जितने भी आउटपुट बना रहे हैं वो न सिर्फ आउटपुट आइडेंटिकल है और हर आउटपुट में आइडेंटिकल कॉस्ट है, एक जैसी कॉस्ट लग रही है, यूनिट कॉस्टिंग है। ये बड़ा आसान है करना, कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। एग्जाम्पल है, पेपर बना रहे हो या सीमेंट बना रहे हो, ठीक है, स्टील वर्क कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, ये सब है। तो एग्जाम्पल है, क्या था यूनिट कॉस्टिंग में, क्या है यूनिट कॉस्टिंग में, आप आउटपुट बना रहे हो, आइडेंटिकल आउटपुट बना रहे हो, आइडेंटिकल कॉस्ट लग रही है, बड़ा आसान है कॉस्ट फाइंड करना यहाँ पे। अच्छा, अब यहीं पे आपकी कल की क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। आपने मुझसे पूछा था कि लॉसेस ड्यू टू नॉर्मल रीजन और लॉसेस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, इसका क्या करना चाहिए मैम, ठीक है। और ये ना बच्चे न्यूमेरिकल में तो कर लेते हैं, ठीक है, बिना दिमाग से लॉजिक समझे न्यूमेरिकल में इसको कर लेते हैं कैसे करना है, लेकिन जरा लॉजिक समझते हैं ना कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बात आती है कि ये जो लॉसेस होते हैं, लॉसेस जरा ध्यान से समझिएगा, मटेरियल लॉस या फिर लेबर लॉस, कोई भी लॉसेस हो गया, या फिर आपने देखा था हमारा मटेरियल भी लॉस हो रहा था और लेबर मतलब आइडल लेबर टाइम भी थे, ठीक है, लेबर भी थे, आइडल लेबर, ठीक है। तो लेबर मटेरियल लॉस हो रहा है या लेबर लॉस हो रहे हैं, दो तरीके के लॉस होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल और एक होता है हमारा एबनॉर्मल। अब देखिए क्या फर्क है नॉर्मल लॉस में एबनॉर्मल लॉस में। देखिए नॉर्मल लॉस क्या है, होगा ही होगा, अनअवॉइडेबल, कर ही नहीं सकते अवॉइड, चाहे आप कितनी भी अच्छी अपने बिजनेस का प्रोसेस बना लें, चाहे आप कुछ भी कर लें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये ऐसे लॉसेस हैं जो होंगे ही होंगे, अवॉइड ही नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अब ऐसे लॉसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉसेस हैं, अनअवॉइडेबल, कितनी भी मेहनत कर लो, ठीक है, कितनी भी अच्छा कंट्रोल डाल दो, कितना भी अच्छा मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कर दो, कितने भी अच्छे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम और प्रोसेस लगा दो, होंगे ही होंगे, अनअवॉइडेबल, नॉर्मल रीजन, इसे कहते हैं नॉर्मल लॉस, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये होंगे ही होंगे नॉर्मल लॉस है, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर से रिकवर करेंगे ना। देखिए इस नॉर्मल लॉस पे जो भी खर्चे लग गए हैं, चाहे मटेरियल पे खर्चा लगा हो, लेबर पे, देखिए मटेरियल वेस्ट हुआ, लेबर वेस्ट हुआ, लेबर जब वेस्ट हुआ तो लेबर के साथ साथ बाकी रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाते हैं। लेबर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लेबर आइडल हो गया, ठीक है, कब आइडल हुआ, फैक्ट्री गेट से मशीन तक पहुंचने में, इस ड्यूरेशन में आपको न सिर्फ लेबर का लॉस होगा, इस टाइम पीरियड में आपको और भी लॉसेस हो सकते हैं। अब देखिए ये जो लॉसेस है ना, ये क्या है, नॉर्मली है, अनअवॉइडेबल है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जी ये जो इससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगी ना, इसको हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी जो भी हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस नॉर्मल लॉस को हमें यहीं से रिकवर करना है, ठीक है, इसकी कॉस्ट को हम लेबर से ही रिकवर, इसकी कॉस्ट को जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वहीं से रिकवर करेंगे, ठीक है, हम कस्टमर से ही इस कॉस्ट को रिकवर करेंगे, हम अपने पॉकेट से नहीं देंगे, इस कॉस्ट को हम नहीं बियर करेंगे, जो ओनर है वो इस कॉस्ट को नहीं बियर करेगा, उसका लॉस नहीं है ये, वो क्या करेगा, नॉर्मल लॉसेस को, नॉर्मल कॉस्ट को अपने कस्टमर से ही रिकवर करेगा, मतलब उसे प्रोडक्ट की कॉस्ट बना देगा, ठीक है। और ये सेम चीज मैं भी आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में भी यूज करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नॉर्मल लॉस को क्या करेगा, कस्टमर से ही रिकवर करेगा। अब बात आती है एबनॉर्मल लॉसेस, चाहे वो मटेरियल आपने एबनॉर्मल लॉस कर दिया हो या फिर लेबर आइडल टाइम हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मशीन खराब हो गई, ठीक है, एबनॉर्मल लॉसेस जो होंगे उस पे जो खर्चे लगेंगे, वो जो हमारी कॉस्ट होगी ना, देखिए ये अवॉइडेबल था, आपने अवॉइड नहीं किया, मशीन खराब हो गई, क्यों खराब होने दिया आपने, पावर फेलियर हो गया, क्यों होने दिया, अवॉइडेबल था ना, क्यों क्यों होने दिया फिर, ठीक है। अब देखिए ऐसी कॉस्ट को अगर आप कस्टमर से रिकवर करने लग गए ना, तो पता है क्या होगा, जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जहां ऐसा नहीं होता होगा, जहां पावर फेलियर नहीं होता होगा, जहां मशीन इंटरप्शन नहीं होती होगी, उनकी तो कॉस्ट कम हो गई, आपकी कॉस्ट फालतू में ज्यादा हो गई, आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा महंगा बेचोगे बजाय उनके कंपैरिजन में, और हो सकता है कि क्योंकि वो इतना स्मूथली वर्क कर रहे हैं कि उनकी क्वालिटी भी मेंटेन है, आपकी तो क्वालिटी भी डिटेरियोरेट हो गई। तो अब ऐसे केस में होना क्या चाहिए कि देखो एबनॉर्मल कॉस्ट जो है ना, हमारी गलती की वजह से हुआ है, जो ओनर है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है,
उसकी गलती की वजह से हुआ है, ठीक है। ये लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस ओनर की गलती की वजह से होते हैं, जो मालिक है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी सीनियर मैनेजर्स हैं, उनकी गलती की वजह से हुआ है। कस्टमर से क्यों रिकवर करोगे इस कॉस्ट को? जब आपकी गलती की वजह से हुआ है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गलती की वजह से ये कॉस्ट हो रही है, तो कस्टमर से कैसे रिकवर कर सकते हैं? आप अपने प्रोडक्ट से नहीं रिकवर करोगे उसे। आपको इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं लेकर आना है इस एबनॉर्मल कॉस्ट को, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, इस कॉस्ट को हम कहाँ डाल देते हैं? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाता है, ये हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट में आप कहीं नहीं देखोगे। जो भी किसी भी तरह की, चाहे हम प्रोसेस अकाउंट में जो अकाउंट बना रहे हैं, कॉस्टिंग कर रहे हैं, वहां पे भी आप देखोगे नॉर्मल कॉस्ट को नहीं कंसीडर किया जाता है, ठीक है। हाउएवर एक चीज और थी, एक चीज और क्या थी कि देखिए, जो नॉर्मल लॉस है, आपने मुझसे पूछा था कल मैम कि ना मैम, क्वेरी थी कि मैम नॉर्मल लॉसेस जो होते हैं, अगर उससे कुछ रिकवरी हो गई, नॉर्मल लॉस से जो रिकवरी हो गई, मैम उसका क्या, आप उस रिकवरी को यहाँ ऐड क्यों कर रहे हो, सॉरी सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, कॉस्ट से क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हो रिकवरी को देखिए देखिए, मैंने अभी क्या बोला, नॉर्मल कॉस्ट को तो मैं प्रोडक्ट से ही रिकवर करूंगी, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल कॉस्ट सारे मैं अपने प्रोडक्ट से ही रिकवर करूंगी या कस्टमर से ही रिकवर करूंगी। तो अब देखिए, अगर इस नॉर्मल कॉस्ट से मुझे कुछ रिकवरी हो सकती है, मार्केट में मैंने ये जो स्क्रैप प्रोड्यूस हो गया, जो नॉर्मल है, हो गई होगा, उसको बेचने से कुछ रिकवरी मिल रही है, तो ये रिकवरी क्या है, मेरी कॉस्ट को कम कर देगी ना, कॉस्ट की वैल्यू को कम कर देगी, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मल कॉस्ट से जो भी हमें रिकवरी होती है, वो हम कॉस्ट शीट में माइनस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमारी कॉस्ट, इस रिकवरी ने हमारी कॉस्ट को कम कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज हम अभी प्रोसेस कॉस्टिंग में भी यूज करेंगे। अगर आप बोलेंगे, मैं अभी प्रोसेस कॉस्टिंग भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और मैं चाहती हूँ मैं जल्दी जल्दी ये सारी चीजें कवर करूँ, कुछ छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी आपको सब कवर करके दिखाऊं, ठीक है। ओके, ये यूज करेंगे अभी दोबारा से। ओके, नाउ बात करते हैं कॉस्ट शीट की। यूनिट कॉस्टिंग में बोला एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, आपको देखो बहुत आसान है यूनिट कॉस्टिंग करना, क्योंकि प्रोडक्ट ओवरहेड को बांटने के कोई झंझट ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं करना ओवरहेड को किस बेसिस पे हमें बांटना है। सीधे सीधे आप क्या करो, आप सीधे सीधे रॉ मटेरियल लो, डायरेक्ट वेजेस लो, जो भी वेजेस लग रही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लो, प्राइम कॉस्ट निकाल दो। फिर इसमें क्या करो, प्रोडक्शन ओवरहेड कंसीडर कर दो, ले लो उसको भी। क्या आ गया हमारे पास? फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब इस पे हमने क्या किया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दिया, ठीक है। क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई हमारे पास। अब क्या करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। इसमें क्या करोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे, सेल आ जाएगी, टोटल सेल आ जाएगी। अब देखिए ये क्या है, कॉस्ट शीट है ना, जो हमने प्रिपेयर की थी वही बना दी हमने। एक यूनिट को बनाने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, और उस यूनिट की आपने कॉस्ट शीट बना दी है, और जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट फॉलो कर दिया हमने। ये कॉस्ट पर यूनिट है और ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। ये कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो, टोटल अमाउंट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट पर यूनिट, और यहाँ पे क्या है हमारा, टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई, यहाँ पे टोटल सेल आ गई हमारे पास। तो इस तरह से ये आपने यूनिट कॉस्टिंग कर डाली, ठीक है। एक क्या था, यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हो, सेम प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो आइडेंटिकल कॉस्ट लगेगी उसमें। अब बात आती है बैचेस की, ठीक है। आप प्रोडक्शन कर रहे हो बैच कॉस्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन जो हो रहा है बैचेस में हो रहा है। अब बैचेस क्या होता है, आपने कभी देखा है कोई प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट में ना आप देखेंगे कि बैच नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है, बैच नंबर लिखे होते हैं। अब बैच नंबर क्यों होता है, ये बैच नंबर क्यों लिखे होते हैं, बैच इसके लिखे होते हैं क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो बैचेस में बनकर आए हैं, बैचेस में मतलब वो प्रोडक्ट एक साथ बने हुए होंगे, ठीक है। अब देखिए बैच कॉस्टिंग क्या होता है, वेयर आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ लॉट्स में बनकर आ रहे हैं, ठीक है। और आप देखेंगे हर लॉट्स के ना ये बैच नंबर अलग अलग हो जाएंगे उनके, ठीक है। और मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे तो यहाँ पे मान लेते हैं किसी बैच में कोई प्रोडक्शन हुआ, उसमें डिफेक्ट्स आ गए, तो क्या कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, बैच नंबर अनाउंस करेगी कि जी इस बैच नंबर के जितने भी प्रोडक्ट हैं आप हमें क्या करो, रिटर्न कर दो, क्योंकि इसमें कुछ डिफेक्ट्स है, इसलिए हम अपना क्या करें, जो भी हमने सेल किया है वो हमें वापस कर दो, क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्ट है और हम अपने कस्टमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं सेल करना चाहते, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करें, हम क्या कह रहे हैं, बैचेस कॉस्टिंग में जितने भी हमारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो लॉट्स में प्रोड्यूस हो रहे होंगे, बैचेस में प्रोड्यूस हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे हर अलग अलग बैचेस के लिए, हर हर बैच के लिए हम अलग अलग कॉस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है।
तो एक बैच की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस बैच से रिलेटेड जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो फाइंड करेंगे, उस बैच से रिलेटेड जितना लेबर लगा है वो फाइंड करेंगे, उस बैच से रिलेटेड जितने ओवरहेड्स लगे हैं वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि मेडिसिन है वो भी बैच में बनती हैं, लॉट्स में बनती हैं, तो एक लॉट में बनाने में हमने कितना मटेरियल लगाया, कितना वेजेस लगाए, कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए और कितने ओवरहेड लगाए, तो इस तरह से हम बैच कॉस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है आपकी बुक का। ठीक है, बैच प्रोडक्शन का ही एग्जाम्पल है, और यहाँ पर जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बैचेस में कर रहे हैं। देखिए एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो कंपनी है वो कम से कम 50 यूनिट्स के लॉट में प्रोडक्शन कर रही है। तो अब 50 यूनिट के लॉट्स में प्रोडक्शन कर रही है, तो आपने 12 बैचेस, आपने नंबर ऑफ बैचेस भी फाइंड आउट कर लिए कि कितने बैचेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जितनी भी कॉस्ट है ना, आप देखो क्या कर रहे हैं, एक बैच की कॉस्ट दी हुई है। यहाँ पे हम पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकाल रहे हैं, हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बैच की कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे होते हैं, कॉस्ट पर बैच। जितनी मेडिसिन आपने बनाई है, कॉस्ट पर मेडिसिन नहीं फाइंड करेंगे, कॉस्ट पर बैच फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट पर बैच फाइंड कर रहे होते हैं। अगेन कॉस्ट शीट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट शीट हम एक बैच की बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो कॉस्ट शीट बनती है ये हमारी कॉस्ट पर बैच की बनती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस्ट शीट का डायरेक्ट मटेरियल कंसीडर कर लिया, डायरेक्ट वेजेस कंसीडर कर लिए। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर कर लिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फिर उसमें हम प्रोडक्शन ओवरहेड कंसीडर करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया, टोटल कॉस्ट आ गई, प्रॉफिट ऐड किया, टोटल सेल आ गया। इस तरह से ये जो कॉस्ट शीट बनाई ना, देखो फिर से हमने कॉस्ट शीट ही बनाई है। यहाँ पे जो हमने कॉस्ट शीट बनाई है, ये कॉस्ट शीट हमने क्या किया है, बैच के लिए बनाया है। ये कॉस्ट शीट किसके लिए बनी है, बैच के लिए बनी है। ठीक है, ओके। अब बात आती है मैम, हमारी बुक में ना एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। सो ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या होता है, जरा आप बताएंगे हमें। ठीक है, तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं, देखिए बैच में प्रोडक्शन हो रहे हैं ना, लॉट्स में प्रोडक्शन हो रहा है, तो जब भी लॉट्स में प्रोडक्शन होगा, किसी एक बैच को डालने से पहले सेटअप करना पड़ेगा मशीन को। ठीक है, तो इसका मतलब आप जितनी बार, जितने बैचेस में, जितनी ज्यादा बैचेस में आप प्रोडक्शन करेंगे, मान लेते हैं हमने क्या किया, 8 बैचेस में प्रोडक्शन किया। अगर हम 8 बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, मशीन को 8 बार सेटअप करना पड़ेगा। मशीन को 8 बार सेटअप करने में क्या होगा, सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, हम 8 बार नहीं, हम 8 बैचेस में नहीं करेंगे। हमने बोला देखो जी, जितना भी हमारा आउटपुट है ना, मान लेते हैं ये 80 आउटपुट है। ठीक है, हर बैच में हम 10-10 यूनिट बना रहे हैं, 10 यूनिट 10 यूनिट 10 यूनिट, और 8 बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमने बोला कि जी हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, 8 बैचेस में प्रोडक्शन नहीं करेंगे, 8 लॉट्स में प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 8 बार मशीन सेटअप कॉस्ट देनी पड़ रही है। हम बोलेंगे एक काम करते हैं, सिर्फ 2 बैचेस में प्रोडक्शन करते हैं, मतलब 40 यूनिट्स और 40 यूनिट्स का लॉट बना लेते हैं, और हम क्या करते हैं, इस बार हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो 2 बैचेस में करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लॉट्स कम कर दिए, लेकिन अब प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं वो ज्यादा हमने कर दिया, तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इस केस में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हम बैच की कॉस्ट को, मतलब मशीन की सेटअप कॉस्ट को यहाँ कम करना चाहते थे, देखिए अब हमें सिर्फ 2 ही बार मशीन को सेटअप करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मशीन की सेटअप की कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही थी जब हम बहुत ज्यादा बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे थे। अब हमने बोला यार देखो, मशीन सेटअप कॉस्ट कम करनी है हमें, मशीन सेटअप कॉस्ट कम करने के हमने दूसरे तरीके देखे, यार एक काम कर सकते हैं, हम मशीन सेटअप कॉस्ट कम करनी है तो बैचेस कम कर दो, 8 बैचेस की जगह 2 बैचेस में प्रोडक्शन करो। बोले ठीक है चलो जी, 2 बैचेस में प्रोडक्शन करते हैं। 2 बैचेस में प्रोडक्शन करने में मशीन सेटअप कॉस्ट 2 बार लगी, सेटअप कॉस्ट बच गई, लेकिन क्या बढ़ गया, मशीन इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई। तो आप देख रहे हैं ये दोनों जो कॉस्ट है, मशीन को सेटअप करने की कॉस्ट और इन्वेंट्री को होल्ड करने की कॉस्ट, ये दोनों इनवर्स है, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा ग्राफ बना कि जब आप देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, सेटअप की कॉस्ट को कम करना चाह रहे हो। सेटअप कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, जब आप अपने बैचेस को कम कर दो। तो अगर देखो 8 बैच है तो 8 बार सेटअप करना पड़ा, 2 बैच है तो सिर्फ 2 बार सेटअप करना पड़ा। तो अगर आप सेटअप कॉस्ट कम करना चाहते हो, आप अपने बैचेस को कम कर दो, सेटअप कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, अगर आप बैचेस कम कर दोगे, तो पहले आप क्या कर रहे थे, 10-10 के लॉट में प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, 40 यूनिट
40-40 के बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हो। अब क्या हो गया आपका, क्या बढ़ गया, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई। तो जब मैंने अपना सेटअप कॉस्ट कम करना चाहा, मेरी इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई, है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारी दोनों कॉस्ट, इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट और बैच की सेटअप कॉस्ट, ये दोनों क्या हो, मिनिमम हो। तो हम ऐसा पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं जहां पे इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट और मशीन की जो सेटअप कॉस्ट है ये दोनों मिनिमम हो। इस पॉइंट पे हमारी टोटल कॉस्ट भी क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, दोनों से रिलेटेड जो कॉस्ट होगी मिनिमम होगी। और इस पॉइंट को, जहां पे हमारी ये जो टोटल कॉस्ट मिनिमम है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज नथिंग बट ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम है। अब इस टोटल कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट आ चुकी होगी, मशीन का प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होगी वो आ चुकी होगी, मशीन की कैरिंग कॉस्ट आ चुकी होगी, ठीक है, और मशीन के प्रोडक्शन आउटपुट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, फिनिश गुड जो प्रोड्यूस कर रहे हो बैचेस में, उसकी टोटल कॉस्ट आ चुकी होगी। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो आप इन्वेंट्री को होल्ड कर रहे हो उसकी कॉस्ट आ चुकी होगी। उसके अलावा मशीन सेटअप की जो कॉस्ट है वो आ चुकी होगी। तो ये सारी कॉस्ट आ चुकी होगी टोटल कॉस्ट के अंदर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट को मिनिमम करना चाहते हैं। तो वो पॉइंट जहां टोटल कॉस्ट मिनिमम हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। मतलब आप इतने बैचेस में प्रोडक्शन करो, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है ना 10-10 यूनिट में, इतने में ना करो, बल्कि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी फाइंड आउट करो, और ये जो प्रोडक्शन है वो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में प्रोडक्शन करो। इस केस में जितने भी यूनिट में, जितने लॉट्स में आप प्रोडक्शन करोगे, आपकी मशीन कॉस्ट और आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, ये दोनों जो होगी मिनिमम होगी, आपका टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा। तो जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, बैच में प्रोडक्शन करते हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि जो भी बैच में प्रोडक्शन हो रहा है वो इतना प्रोडक्शन हो कि हमारी टोटल कॉस्ट जो हो सके वो क्या हो सके, मिनिमम हो सके। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ अब मैं आपसे बात कर रही हूँ किस चीज की, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ प्रोसेस की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं नेक्स्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या चीजें हमारे पास। यहाँ पे ये जो चैप्टर है हमारा 10th चैप्टर है, जिसके अंदर प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग दोनों है। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग, आई होप द स्लाइड इज विजिबल, नॉट विजिबल। Ma'am, it was visible. It was visible. Yes. Tell me now it is. No, no, not now. मैम Not. अभी नहीं है, जब आपने पिछली बार करी थी ना, जब डेस्कटॉप पे आप गए थे, दैट टाइम इट वाज विजिबल। Okay. ठीक है, now it is visible now. Yes ma'am, it is visible now, perfectly visible. ओके जी, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है उसको देखते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, एक मेथड होता है इंडस्ट्री के अंदर जहां पे हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो कई सारे प्रोसेस से पास होकर फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आप रॉ मटेरियल लेकर आते हो, रॉ मटेरियल आपके प्रोसेस 1 में गया, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 का इनपुट बन गया। ठीक है,
और प्रोसेस 2 में फिर उसका फर्दर वैल्यू एडिशन हुई। वैल्यू एडिशन के बाद प्रोसेस 2 में जो आउटपुट निकला वो प्रोसेस 3 का इनपुट बन गया। फिर यहाँ पे वैल्यू एडिशन की, फिर यहाँ पे जो आउटपुट निकला वो हमारा फिनिश गुड था। अब देखिए यहाँ पे जो अगेन देखिए कॉस्ट शीट ही बन रही है एक तरह से, अगर मैं आपको बोलूं तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर भी हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस प्रोसेस 1 की कॉस्ट शीट अलग बना रहे हैं, इस प्रोसेस 2 की अलग बना रहे हैं, प्रोसेस 3 की अलग बना रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए आप सारे कॉस्ट ही एक्सपेंसेस ही कवर कर रहे होंगे, लेकिन प्रोसेस 1 में कितना लग रहा है, फिर हम प्रोसेस 2 के निकाल रहे होंगे, यहाँ पे कितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं, फिर हम प्रोसेस 3 का निकालेंगे, यहाँ कितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं, और इन तीनों के अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट अलग अलग बनाते हैं। अगेन दिस इज नॉट एक्चुअली अ कॉस्ट शीट, बट कॉस्ट की इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इट्स एन अकाउंट, तो आप देख रहे होंगे डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक तरफ आप देखेंगे आपके मटेरियल, लेबर, आपके एक्सपेंसेस, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड सब कुछ होंगे। ठीक है, और आप क्या देखेंगे कि आपका जो आउटपुट है, आउटपुट फ्रॉम वन प्रोसेस विल बी इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस, और आउटपुट ऑफ अनदर प्रोसेस विल बी द इनपुट फॉर नेक्स्ट अनदर प्रोसेस, एंड देन द आउटपुट ऑफ दिस प्रोडक्ट विल बी अ फिनिश गुड। सो दिस इज हाउ अ प्रोसेस कॉस्टिंग वर्क। सो यहाँ पे भी जिस तरह कॉस्ट शीट आप बना रहे थे, कॉस्ट की पूरी इंफॉर्मेशन थी कॉस्ट शीट के अंदर, वैसे ही यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट बनाए जाएंगे, जिसके अंदर कॉस्ट शीट की जो इन्फॉर्मेशन थी वैसे ही इन्फॉर्मेशन हम प्रोसेस अकाउंट की देंगे। ठीक है, और हर प्रोसेस अकाउंट के लिए अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, प्रोसेस 1 का अलग, प्रोसेस 2 का अलग, प्रोसेस 3 का अलग। तो यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएंगी कि ये नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इन सब चीजों को कैसे फाइंड आउट किया जाए यहाँ पे। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो आप एक नॉर्मल फॉर्मेट देख लेते हैं। प्रोसेस अकाउंट का एक नॉर्मल फॉर्मेट क्या होगा, हर प्रोसेस अकाउंट में आप क्या करोगे, उसी प्रोसेस, जो भी इंडिविजुअल जिस प्रोसेस अकाउंट का आप, जिस प्रोसेस का आप प्रोसेस अकाउंट बना रहे हो, वहां पे क्या करोगे, उस प्रोसेस से रिलेटेड कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितने अदर एक्सपेंसेस लगे, आपने क्या किया, उनको कंसीडर कर लिया। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई ओवरहेड लगे, ठीक है, उनको इन प्रोसेस में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपने वो कंसीडर कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ठीक है, इनके अकाउंट बना लिए। अब लेकिन ऐसा भी होगा कि ना आपकी जो यूनिट है वो यहाँ पे चेंज हो रही हो, कैसे चेंज हो सकती है यूनिट्स यहाँ पे, वो जरा देखिएगा। कैसे यूनिट चेंज हो रही होंगी, जरा उसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्या बताने जा रही हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल हम रॉ मटेरियल लेकर आए 1000 kg। ठीक है, अब हुआ क्या, 1000 kg रॉ मटेरियल को हमने प्रोसेस 1 में डाल दिया। अब हुआ क्या, प्रोसेस 1 में जब आप प्रोडक्शन कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो उस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हो सकता है कि कुछ नॉर्मल लॉसेस हो गए। ठीक है, कितना नॉर्मल लॉस हो गया, मान लेते हैं 100 में हमारा 150, 100 नॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, नॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ, 10 क्या हुआ, नहीं अभी नॉर्मल लॉस ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस हुआ, अनअवॉइडेबल, तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस के बाद यहाँ आउटपुट कितना बचा जो नेक्स्ट इनपुट में जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचा ये आउटपुट बचा, इसका आउटपुट अब नेक्स्ट का इनपुट बन जाएगा। अब प्रोसेस 2 में कितना इनपुट आया, 900 kg आया, आउट ऑफ 900 हो गया यहाँ पे कुछ नॉर्मल लॉस, हो गया यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल लॉस, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, मान लेते हैं हमारा 90 जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा नॉर्मल लॉस हो गया। 10 जो हो गया मान लेते हैं हमारा एबनॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे 90 kg नॉर्मल लॉस और यहाँ पे 10 kg हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया, मतलब 100 kg हमें लॉस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब अब प्रोसेस 2 से हमारा आउटपुट कितना निकलेगा, प्रोसेस 2 से हमारा आउटपुट 800 kg निकलेगा। ठीक है, अब 800 kg जब प्रोसेस 3 में पहुंचा तो हो सकता है यहाँ पे भी अगेन कुछ नॉर्मल लॉस हुए हो, या हो सकता है कुछ भी ना हुआ हो, जरूरी नहीं है कि नॉर्मल लॉस होगा ही होगा, हो सकता है ना भी हुआ हो सकता है सिर्फ एबनॉर्मल लॉस हुआ हो, या हो सकता है कुछ एबनॉर्मल गेन हो गया हो, एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है। ठीक है, एबनॉर्मल गेन कितना हुआ, मान लेते हैं कितना हुआ, 10 kg एबनॉर्मल गेन हो गया, तो हमने इनपुट तो 800 kg डाला था, बट आउटपुट कितना आ गया, 810 kg। देखिए यहाँ पे हमने दो चीजों का ध्यान रखना है।
पहली चीज तो हर प्रोसेस के अंदर कितने कॉस्ट लग रहे हैं, कितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। और कॉस्ट, जो भी हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, जितने भी हमें एक्सपेंसेस लग रहे हैं उनका ध्यान रखना है। एक्सपेंसेस के अलावा और किस चीज का ध्यान रखना है आपको? आपको ध्यान रखना है कि आप कितना इनपुट लेकर आ रहे हो और उस प्रोसेस से कितना आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, कितना इनपुट आया, ठीक है, वो कंसीडर करना है। इनपुट कितना आया वो कंसीडर करना है, कितना आउटपुट जा रहा है वो कंसीडर करना है। दिस इज नॉट इनपुट, कहीं इनपुट मेंशन है? ओके, यहाँ नहीं मेंशन है, बट आप कॉस्ट शीट में, ठीक है, कंसीडर करेंगे। कितना इनपुट आ रहा है आप वो कंसीडर करोगे, और नेक्स्ट प्रोसेस में कितना आप आउटपुट ले जा रहे हो, ठीक है, वो कंसीडर करोगे। अब होगा क्या, इसका डिफरेंस जो होगा उससे क्या अराइज होंगे, हो सकता है नॉर्मल लॉस आ रहे हो। अब इस नॉर्मल लॉस को कैसे कंसीडर किया जाए, या हो सकता है नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल लॉस आ रहे हो, उसको कैसे कंसीडर किया जाए, उसकी बात करते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं दो तरह के लॉसेस होते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, और मैंने क्या बोला जी, ये जो नॉर्मल लॉस है ना, ये तो होंगे ही होंगे, अनअवॉइडेबल होंगे ही होंगे। तो ये जो नॉर्मल लॉस है, ये हम किससे रिकवर करेंगे? अपने ही प्रोडक्ट से रिकवर करेंगे। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, आउटपुट बना रहे हो, उसी आउटपुट से आप इस नॉर्मल लॉस को क्या करोगे? रिकवर करोगे। एब नॉर्मल लॉस हमारी गलती की वजह से नहीं है, तो कहाँ भेज देंगे? कॉस्टिंग एंड पीएनएल अकाउंट में भेज देंगे। जरा देखते हैं, देखिए प्रोसेस अकाउंट बनाना बड़ा आसान है, मुझे पता है आप सब बड़े आराम से बनाते होगे अपना प्रोसेस अकाउंट, बड़े आराम से सारे एक्सपेंसेस डाल देते होगे। सिर्फ कहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम आती होगी? प्रॉब्लम आपको सिर्फ यही आती होगी जहां क्वांटिटी कंसीडर करनी पड़ जाती है, कि कितना इनपुट आया और कितना आउटपुट जा रहा है, यहीं पे आपको दिक्कत आती होगी। और यहाँ पे आपको ये भी दिक्कत आती होगी कि इसका नॉर्मल लॉस अकाउंट क्यों, कैसे बनाया जाए, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाए, एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनाया जाए। फिर आपने समझ भी लिया कि इसे कैसे बनाया जाए, तो मोस्टली आप क्या कर रहे होते हो? रट रहे होते हो, समझने के बजाय आप रट रहे होते हो। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड वट एवर वी आर डूइंग हियर, राइट? सो लॉजिक पता होना चाहिए। देखते हैं क्या लॉजिक है। आप नॉर्मल लॉस की जो भी ट्रीटमेंट करते हो वो क्यों करते हो, एबनॉर्मल लॉस की जो भी ट्रीटमेंट करते हो वो क्यों करते हो, वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, so this is very important, let us discuss this. ठीक है, yes, screen is visible, okay, now देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल लॉस की, हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जरा देखेंगे ये नॉर्मल लॉस है हमारे पास, प्रोसेस वन हमारे पास है। प्रोसेस वन में जो भी हमारा इनपुट था, आप कितना मटेरियल लेकर आ रहे हो? 5000 मटेरियल लेकर आ रहे हो। 5000 क्या है हमारे पास? इनपुट है। अब जब हम इनपुट लेकर आए 5000, क्या हुआ? 250 हमारा नॉर्मल लॉस हो गया, अनअवॉइडेबल लॉस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? 4750 आउटपुट ले लिया। क्यों? क्योंकि ये माइनस ये इतना आउटपुट है हमारे पास, और ये आउटपुट नेक्स्ट जो भी आपका प्रोसेस होगा उसका इनपुट बन जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये चीज। ठीक है, अब देखिए बहुत आराम से लॉजिक समझना, क्योंकि मुझे लगता है कैलकुलेशन तो आप करते ही होगे, लेकिन बिना लॉजिक समझे करते होगे। ठीक है, लॉजिक समझते हैं, या शायद आपको समझ भी आता होगा, बट स्टिल मैं अपनी तरफ से आपको इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नॉर्मल लॉस जो होता है ना, जनरली यहाँ पे आप देखोगे, आप नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी लिख दोगे, बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिख रहे होते हो। ठीक है, आपने क्वांटिटी लिख दी और वैल्यू नहीं लिखा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने इस तरफ कुछ कंसीडर नहीं किया। इस तरफ कुछ कंसीडर ना करने का मतलब है कॉस्ट बढ़ गई। देखिए इस तरफ तो क्या कर रहे हो आप? सारी कॉस्ट कंसीडर कर रहे हो ना। अगर यहाँ आपने कुछ कंसीडर कर दिया होता तो कॉस्ट की वैल्यू कम हो जाती। ठीक है, अब अगर आपने नॉर्मल लॉस हुए हैं और उससे रिलेटेड जो भी आपके कॉस्ट लगे हैं उसे आपने माइनस नहीं किया, इसका मतलब है कि जो भी नॉर्मल लॉस से रिलेटेड कॉस्ट है वो हमने अपने प्रोडक्ट से रिकवर कर ली। आया समझ में ये बात आपको या नहीं आया? आप यहाँ पे लिख के मुझे कमेंट में जल्दी से बताइए आपको समझ आया या नहीं, वरना मैं दोबारा समझाती हूँ। ठीक है, तो हमने नॉर्मल जो भी हमारे नॉर्मल लॉस हुए उससे रिलेटेड कॉस्ट को यहाँ नहीं लिखा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी नॉर्मल लॉस से रिलेटेड कॉस्ट को हमने अपने आउटपुट से रिकवर कर लिया। ये जो आउटपुट है उससे रिकवर कर लिया। हाउएवर, प्लीज अगर नहीं समझ आया होगा प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओके अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में ना, यहाँ पे मैंने तो आपको बोला था यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने ये 500 क्यों लिया है, ये 500 इन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि ये रिलाइजेबल वैल्यू गिवन है। रिलाइजेबल वैल्यू क्या है कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी नॉर्मल लॉस हो रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल लॉस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं, जो भी आउटपुट नॉर्मल लॉस हो रहा है उसको आप बाहर बेचने जा रहे हो तो उससे कुछ आपको रिलाइजेबल वैल्यू मिल रही है, वो आप यहाँ पे कंसीडर कर लेते हो, वो रिलाइजेबल वैल्यू आप यहाँ पे कंसीडर कर लेते हो। और वो क्या करेगा, आपके कॉस्ट की वैल्यू को कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम हो गई ना, आपको नॉर्मल लॉस हुआ था, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को आप कंसीडर कर रहे थे और आउटपुट से रिकवर कर रहे थे, लेकिन नॉर्मल लॉस से जो भी रिकवरी हुई है उसे माइनस कर दोगे, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, आपकी जो भी आउटपुट है उसकी कॉस्ट को वो अब कम कर रहा है, तो इसीलिए इसको माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या होती है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये प्रोसेस अकाउंट ए है, ठीक है, हमारे पास 5000 इनपुट आया, जिसमें से हमने बोला जी देखो 250 यूनिट जो है वो नॉर्मल लॉस हो गई। ठीक है, नॉर्मल लॉस पे यहाँ पे ये 500 क्यों कंसीडर किया होगा, क्योंकि ये रिलाइजेबल वैल्यू गिवन होगी, जो भी नॉर्मल लॉस है उसकी रिलाइजेबल वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये गिवन है तो इसलिए कंसीडर कर दिया। लेकिन एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, लॉस हुआ है, नहीं होना चाहिए था, हमारी गलती की वजह से हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस इज एबनॉर्मल लॉस यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट। इस लाइन को ना आप अंडरलाइन कर लीजिए या नोट कर लीजिए कहीं पे भी। ठीक है, इस लाइन को आप या अंडरलाइन कर लीजिए या नोट कर लीजिए। बहुत अच्छी बात बोल दी इसने, यहाँ पे क्या बोला, बोलता है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, जो भी आपको प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस हो रहा है उन यूनिट की जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट सेम होगी जो आपकी गुड यूनिट की कॉस्ट है। मतलब आप यहाँ पे जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो ना, गुड यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, इसकी जो कॉस्ट आपने फाइंड आउट की है, एबनॉर्मल लॉसेस की भी वही कॉस्ट होगी। और आपकी कैलकुलेशन भी आप इसी तरीके से करते हो कि जो कॉस्ट इसकी फाइंड आउट हुई है वही कॉस्ट आप इसकी भी लेते हो। क्यों लेते हो, ताकि यहाँ पर जो आपने टोटल कॉस्ट कंसीडर की है उस टोटल कॉस्ट से ये वाली कॉस्ट माइनस हो जाए। आ रहा है समझ में, देखिए मैंने ये कॉस्ट यहाँ क्यों कंसीडर की है, ताकि जो भी मैं अपने आउटपुट में जो भी कॉस्ट लगाना चाहती हूँ, मेरे आउटपुट में जो भी कॉस्ट लगनी है उससे ये कॉस्ट माइनस हो जाए, मेरे आउटपुट से आउटपुट में सिर्फ रिमेनिंग कॉस्ट रहे। क्यों मैंने माइनस कर दी एबनॉर्मल कॉस्ट की कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को मैंने माइनस क्यों कर दिया, क्यों हटा दिया टोटल कॉस्ट से एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को, इसलिए हटा दिया ताकि ये जो लॉस है, ये जो है ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, ताकि मैं इसे कस्टमर से ना रिकवर कर सकूं। ये कॉस्ट मेरा कस्टमर से नहीं रिकवर, सॉरी ये मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जाएगा, और इसको मैं कहाँ डाल दूंगी, मैं अपने कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में डाल दूंगी। ठीक है, तो ये फंडा होता है, आप अपने एबनॉर्मल लॉस को यहाँ डालते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, अब बात आती है कि आप अपने क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल गेन को कैसे ट्रीट करते हैं, एबनॉर्मल गेन को क्या ट्रीटमेंट होती है, एबनॉर्मल गेन की क्या ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि एबनॉर्मल गेन एक बार देख लेते हैं। द एक्चुअल प्रोडक्शन, जब भी आपका एक्चुअल प्रोडक्शन जो होता है वो एक्सीड हो जाता है, ठीक है, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था, आपके एक्सपेक्टेशन से एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं इनपुट 1000 लेकर आ रही हूँ, ठीक है, और नॉर्मल लॉस 100 होना चाहिए, उसके बाद मेरे पास क्या होना चाहिए, 900 यूनिट्स बचनी चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी नॉर्मल लॉस। ठीक है, बाकी मेरा ये आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, अब इतना आउटपुट होना चाहिए, लेकिन आउटपुट हुआ क्या, ये नहीं हुआ मेरे पास, आउटपुट क्या हो गया, 950 आउटपुट हो गया, आउटपुट 950 हो गया। मैं तो इनपुट 1000 लेकर आ रही हूँ, इसमें 100 नॉर्मल लॉस होना चाहिए,
आउटपुट ज्यादा कैसे हो गया? मैंने तो एक्सपेक्ट किया था 900 होना चाहिए, एक्चुअल कितना हो गया? 950 हो गया। ये जो 50 डिफरेंस आया ना बच्चों, ये जो 50 डिफरेंस आया, ये क्या है हमारा? ये है हमारा एबनॉर्मल गेन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दिस इज आर एबनॉर्मल गेन। ठीक है बच्चे, ये हमारा एबनॉर्मल गेन है। इसको क्या करेंगे? ठीक है, ओके। एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे? जरा देखते हैं एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं। बोलता है कि इसको हम क्या करेंगे? इसको भी कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाएंगे, बट कैसे ले जाएंगे वो जरा देखिएगा और लॉजिक बताऊंगी क्या होता है। यहाँ पे ये बोलता है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। तो जैसे कि एबनॉर्मल लॉस आपने कंसीडर किया, वैसे ही एबनॉर्मल गेन आप कंसीडर करेंगे। ये रहा हमारे पास एक एग्जांपल। मेरे पास क्या था? इनपुट आया 5000 का। इस इनपुट में मेरा नॉर्मल लॉस इतना होना चाहिए था। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 5000 माइनस 250। ठीक है, तो ये मेरा क्या होना चाहिए था? आउटपुट होना चाहिए था 4750। पर आप देख रहे हो आउटपुट तो ज्यादा हो गया। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आउटपुट क्यों हुआ? आपको एबनॉर्मल गेन हो गया। कितना हुआ एबनॉर्मल गेन? 100 यूनिट का एबनॉर्मल गेन हुआ। अब देखिए इसको हम कॉस्टिंग पीएनएल में कैसे डाल सकते हैं। क्वेश्चन में एक चीज और आपको मेंशन है कि आपका जो भी नॉर्मल लॉस है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 2 रुपए है। 2 रुपए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? इसको भी हम कहाँ डालेंगे? कॉस्टिंग पीएनएल में ही डालेंगे। जैसे कि हमने एबनॉर्मल लॉस को अपने कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, एबनॉर्मल लॉस को अपने प्रोडक्ट से नहीं चार्ज कर सकते, वैसे एबनॉर्मल गेन क्यों चार्ज करेंगे? नहीं करेंगे ना। ठीक है, नहीं करेंगे। तो ये भी अगर सपोज यहाँ कोई वैल्यू ना होती तो कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाता। ठीक है, एबनॉर्मल गेन अगर यहाँ रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, तो ये कहाँ ले जाते? कॉस्टिंग पीएनएल में चले जाते। जैसे कि हमने एबनॉर्मल लॉस को लेकर गए थे, वैसे ही एबनॉर्मल गेन को भी कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाएंगे। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जिस तरह से हम एबनॉर्मल लॉस अपने कस्टमर या प्रोडक्ट से चार्ज नहीं करेंगे, तो एबनॉर्मल गेन कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है, तो रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है कि जो 100 रुपीज, सॉरी 100 यूनिट्स जो हैं जिसको हम एबनॉर्मल गेन मान रहे हैं, वो 100 जो एबनॉर्मल गेन है वो यहीं से अकाउंटेबल होगा, यहीं से आया होगा। तो ये जो नॉर्मल लॉस 250 है, इसी में से 100 यूनिट जो है वो क्या हो गई है? देखो नॉर्मल हुआ क्या है, मैं इतना इनपुट लेकर आई थी, इतना आउटपुट निकल रहा है, इतना नॉर्मल लॉस होना चाहिए था। हुआ क्या है? 250 नॉर्मल लॉस होना चाहिए था। एक्चुअल में क्या हुआ है? जो नॉर्मल लॉस हुआ है ना, मतलब जो यहाँ पे लॉस जो हुआ है ना वो 150 हुआ है। 100 तो क्या हुआ है? 100 की वजह से आपको एबनॉर्मल गेन हो गया है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो ये 100 से रिलेटेड जो भी आपकी रियलाइजेबल वैल्यू होगी वो यहाँ से आपको हटानी पड़ेगी। ठीक है, वो हम हटाएंगे कैसे? इस अकाउंट को बना के, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाकर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया हमारे पास जो भी एबनॉर्मल गेन था उसकी वैल्यू ले ली, कितनी है? इतनी। इससे हम कौन सी वैल्यू को हटाएंगे? जो भी हमारे नॉर्मल लॉस के अंदर रियलाइजेबल वैल्यू, अगर ये रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती तो पूरा अमाउंट कॉस्टिंग पीएनएल में ही डाल देते हैं। इस वैल्यू को हटा देंगे, रिमेनिंग अमाउंट को हम क्या करेंगे? कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर डाली। और देखते हैं क्या है हमारे पास। वेट, अच्छा इसी के बाद मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी था। वेट, हाँ ये रहा। इसको भी जल्दी से करते हैं, 4 मिनट ही रह गए वैसे तो, बट आई विल ट्राई कि इसको भी कवर कर लूं। दिख रहा है मेरा? वेरी गुड। स्क्रीन नजर आ रहा है? वेरी गुड। चलिए, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जॉब, इसको जल्दी से कवर करते हैं, टाइम नहीं है। जॉब, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है, इसको कवर कर रही हूँ। कहाँ यूज होता है जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग?
ये बोलता है देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो आप पढ़ रहे हो ना आपके सिलेबस में, वो भी जॉब कॉस्टिंग ही है, लेकिन क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है वो हम बिग जॉब्स के लिए लगाते हैं। बिग जॉब का मतलब क्या होता है? बिग जॉब का मतलब होता है जिसको खत्म करने में ना आपको टाइम लगता है, कंसिडरेबल टाइम लगता है। ऐसे जॉब्स को कंप्लीट करने में हमें टाइम लगता है, ठीक है, बिग जॉब्स होती हैं ये, इसे कंसिडरेबल टाइम लगता है। जनरली जो टाइम होता है वो 1 साल से ज्यादा टाइम होता है। जैसे कि एग्जांपल आप रोड बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, तो ये जो काम है ना ये 4 साल में खत्म होंगे, 5 साल में खत्म होंगे, टाइम लगता है, ठीक है, कंसिडरेबल टाइम लगता है। और देखिए 5 साल में अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है ना, तो उस 5 साल के अंदर कितना इन्फ्लेशन आ चुका होगा, कितने एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, तो इस फैक्टर की वजह से अभी कितने चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल है, इस तरह से और भी कितने एक्सटर्नल फैक्टर्स होते होंगे जो हमारे बिजनेस के डिसीजन को इम्पैक्ट करते होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है इन्फ्लेशन आ गया हो, हमारी कॉस्ट वेरी कर जाए, हमने पहले कुछ कॉस्ट और एस्टिमेट की, हमारी एक्चुअल कॉस्ट कुछ और हो रही है, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हैं कि हमें नहीं पता कि आगे ये कैसे आएंगे और किस तरह से इसे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अकाउंट बनाने में, इसीलिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ना आपको कुछ तरीके दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ होता है, ये जनरली ऐसे काम के लिए होता है जो आउटसाइड फैक्ट्री काम हो रहा होता है और इनके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 2 अलग-अलग बिल्डिंग बना रहे हैं, 3 हमने क्या किया, 1 बिल्डिंग बना रहे हैं, 1 रोड बना रहे हैं। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है आप, स्क्रीन विज़िबल नहीं है? इस समय ओके, नहीं। ओके। हाँ जी, अब तो विज़िबल है, तो मैंने क्या बात की, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात कर रही हूँ मैं। मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बिग जॉब्स के लिए होता है, ठीक है? और जनरली यहाँ पे जो काम हो रहा होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, जैसे कि ब्रिज फैक्ट्री ये वो बना रहे होते हैं हम लोग, ठीक है? और यहाँ पे काम को कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है और सेपरेट अकाउंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अगर आप देखेंगे ना, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। अगेन यहाँ पे एक तरफ हम सारे खर्चे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और एक तरफ हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इट्स लाइक अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा जी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बना रहे हैं, इसमें हम क्या-क्या कंसीडर करते हैं, क्विकली ये भी बता देती हूँ आपको। हम कंसीडर कर रहे होते हैं कितना मटेरियल लग रहा है, ठीक है? हम कंसीडर कर रहे हैं वेजेस कितने लग रहे हैं, ठीक है? अदर एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं। अब बात आ गई यार, ठीक है मैम, आप बोल रहे हो नॉमिनल अकाउंट है, आप एक्सपेंसेस कंसीडर कर रहे हो, वो तो मान लेते हैं क्यों कर रहे हो, लेकिन मैम आप ये प्लांट क्यों लेकर आ गए यहाँ पे? प्लांट क्यों कंसीडर कर रहे हो? तो देखो प्लांट हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप देखोगे ये ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट है और ये क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट है। अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूँ ना, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर प्लांट की वैल्यू कितनी डेप्रिशिएट हुई है वो आ जाएगी। तो एक तरह से डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो वो कंसीडर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट ले लिया, यहाँ पे हमने क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट ले लिया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास ओपनिंग मटेरियल जो भी है वो कंसीडर कर लेते हैं, मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, उस कंस्ट्रक्शन में कितना हमने मटेरियल कंज्यूम किया है वो कंसीडर कर लेते हैं, और क्लोजिंग मटेरियल यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। तो ओपनिंग, फिर सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग मटेरियल आपका आ गया, ओपनिंग मटेरियल कंसीडर किया, कितना मटेरियल हमारे पास आया कंस्ट्रक्शन के लिए वो आ गया, और क्लोजिंग, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, आपने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसके अंदर कितना मटेरियल कंज्यूम हो रहा है वो आ जाएगा। अगेन वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट की पार्ट बन जाएगी और हमारे पास कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम दो कुछ चीजें यूज करते हैं, यहाँ पे है वर्क सर्टिफाई एंड वर्क अनसर्टिफाई। वर्क सर्टिफाई और वर्क अनसर्टिफाई क्या होता है कि आपने देखो, क्योंकि यहाँ पे 1 साल के अंदर तो पूरा प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं हो सकता है, आपका ये पूरा काम आप 1 साल में खत्म ही नहीं कर सकते हो, है ना? क्योंकि देखो अभी मैंने बताया कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको खत्म करने में हमें बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 4 साल लगे, 5 साल लगे। तो प्रॉफिट भी देखो 4 साल बाद हमें पता चलेगा इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं। 1 साल के अंदर हमें नहीं पता चलेगा कि जो हम ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, जो हम डैम बना रहे हैं, जो भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क ले रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, उससे हमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, वो हमें 5 साल बाद पता चलेगा जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं रेवेन्यू तो फिर भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हमें, लेकिन टोटल रेवेन्यू तो नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते ना। फॉर एग्जांपल हमने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया 50 करोड़ का, 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो क्या मैं पूरा का पूरा रेवेन्यू यहाँ रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पूरा 50 करोड़ का काम मैंने पहले साल में थोड़ा ना कर दिया है ना। तो यहाँ पे ये बोलता है कि रेवेन्यू जो आप रिकॉग्नाइज करोगे ना, जितना जितना आपका काम कंप्लीट होता जा रहा है उतना उतना आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाओ, क्योंकि आपके काम को कंप्लीट होने में 5 साल लगेंगे, तो इसीलिए जितना जितना हर साल आप जितना जितना काम कंप्लीट करते जा रहे हो उतना उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाओ। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता, हम तो कंस्ट्रक्टर हैं भाई, हमें क्या पता कि हमने कितना काम कर लिया। वैल्यूएशन के लिए तो हमें किसी को रखना पड़ेगा ना, कोई इंजीनियर आएगा, वो हमें पूरी कॉस्ट को कंसीडर करके हमें वैल्यूएशन बताएगा, ठीक है, कि हमने कितना काम अभी तक कंप्लीट कर लिया। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास दो टर्म आती है, वर्क सर्टिफाई एंड वर्क अनसर्टिफाई। वर्क सर्टिफाई का मतलब क्या होता है, हमने क्या किया, कितना काम ड्यूरिंग द ईयर खत्म कर लिया, उसको वैल्यू करने के लिए एक इंजीनियर बुलाया। इंजीनियर क्या करेगा, सारे फैक्टर्स कंसीडर करेगा और आपको फाइंड आउट करके देगा कि आपने कितना काम कंप्लीट कर लिया। आपका वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं इसको। अभी हमारा काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होने में 5 साल लगेंगे, तो रेवेन्यू भी 5 साल बाद ही रिकॉग्नाइज करेंगे। प्रॉफिट 5 साल बाद पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अभी क्या हुआ, अभी हम क्या करेंगे, जितना काम किया उतना हम क्या करेंगे, इंजीनियर को बुलाएंगे और बोलेंगे बताओ भाई अभी हमने कितना कंप्लीट किया है। तो वो हमें बता देगा जी अभी तक आपका इतना काम, वर्क इन प्रोग्रेस आपका इतना हुआ है। तो जितना वर्क आपका सर्टिफाई करके गया इंजीनियर, वो वर्क सर्टिफाई हो गया। बट कई बार ऐसा भी तो होगा कि इंजीनियर बुलाया, उसने हमारा काम सर्टिफाई कर दिया, सर्टिफाई करने के बाद वो चला गया और अभी कुछ टाइम था, 10 दिन थे ईयर कंप्लीट होने में या 20 दिन थे ईयर कंप्लीट होने में, और इस ड्यूरेशन में हमने काम और कर डाला। ठीक है। तो ये क्या होगा, वर्क अनसर्टिफाई होगा। वर्क अनसर्टिफाई मीन्स कि काम जो है वो काम हो गया है, लेकिन इंजीनियर ने अभी उस काम को सर्टिफाई नहीं किया है, तो वो वर्क अनसर्टिफाई होगा, वो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, एक तरफ मैंने रेवेन्यू कंसीडर कर दिया एक तरह से ठीक है, ये एक्चुअल रेवेन्यू नहीं है। हमने कैसे फाइंड आउट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ कि इंजीनियर ने कितना वर्क सर्टिफाई करके दिया है, और दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस एक तरह से। इस तरफ हमने एक्सपेंसेस कंसीडर कर लिए, तो हमारे पास क्या आता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस तो प्रॉफिट होता है, लेकिन ये प्रॉफिट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट तो हुआ नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट तो 4-5 साल बाद पता चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉफिट आते हैं ना, उसको हम बोलते हैं जी ये हमारा नोशनल प्रॉफिट है। जो भी प्रॉफिट आएगा उसे हम कॉस्टिंग पी&एल में डाल देंगे, और ये हमारा नोशनल प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है जो भी हमारे पास। ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है। और जैसे ही हमारा पूरा साल खत्म हो जाएगा, 4 साल 5 साल, जैसे ही हमारा टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना नेट जो भी प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है इस तरह से। ठीक है। इन डिटेल, वैसे तो बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, बड़े अच्छे से पढ़ना चाहिए इसको। ठीक है। इन डिटेल है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ने के लिए। ठीक है। एक मैं आपको जॉब की कॉस्ट शीट भी बता देती हूँ, थोड़ा सा अगर मुझे टाइम मिलता है तो। ठीक है। देखिए, जॉब कॉस्टिंग मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज अ जॉब कॉस्टिंग, लेकिन बिग बिग जॉब है। ठीक है। अब देखिए, मैम एक्चुअली वी आर हैविंग अनदर सेशन एट 10:15, तो आप देख लें एक बार रैप अप इन अ रैप स्मॉल। अप जस्ट एक छोटी सी कॉस्ट शीट है, समझा देती हूँ, देन आई विल फिनिश। ठीक है। ओके ओके। सो जॉब कॉस्ट शीट, हम जॉब कॉस्ट शीट हम कैसे बना सकते हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग जो होता है वहां पे हम ट्रीट करते हैं सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। जॉब कॉस्ट या कोई हर एक जॉब या फिर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को हम सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो एक जॉब कॉस्टिंग की, जॉब की कॉस्ट शीट जल्दी से देख लेते हैं, टाइम कम है, देखते हैं। जॉब कॉस्ट शीट के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ब्लूप्रिंट नंबर, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये डाल देंगे हम लोग। और देखिए कॉस्ट शीट है, देख रहे हैं आप, हर जगह कॉस्ट शीट ही बन रही है। क्या किया हमने, मटेरियल कॉस्ट ले लिया, लेबर कितना किया, ओवरहेड कितना लिया, प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया हमारे पास। फिर हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर लिए। ठीक है। टोटल कॉस्ट आ गई, प्रॉफिट कंसीडर किया, सेल प्राइस निकाल दिया, सिंपल सी बात। ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर किए, उसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड
कंसीडर किया, इससे हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई, प्रॉफिट ऐड किया, सेलिंग प्राइस आ गया। देखिए कितना आसान है। आप देख रहे हैं मैंने क्यों आपको कॉस्ट शीट सबसे पहले पढ़ाया और क्यों कॉस्ट शीट इतना इंपॉर्टेंट है, कि आपको देखो हर जगह से ना, आप देखो एक तरह से कॉस्ट शीट ही हम बना रहे हैं, ठीक है, या कॉस्ट शीट नहीं बना रहे हैं तो कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल के कॉस्ट का अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसे अच्छे से समझना चाहिए था। सो विद दिस मैं अपना सेशन फिनिश कर रही हूँ, ठीक है, और फिर विद रिमेनिंग टॉपिक हम लोग कल आएंगे और रिमेनिंग टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू। Thank you, Meena Verma ji, for such a wonderful session. थैंक The यू। session was, even though समय के अभाव के कारण हम सिर्फ theoretical aspects बता पा रहे हैं स्टूडेंट को, but it was very knowledgeable and fresh. जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से ध्यान से सुना है आपको, उनको बहुत बहुत फायदा होगा in their studies and in their exams. Thanks again on behalf of NIRC of ICI. Have a great day ahead, everyone. We will meet soon in the next session. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you very much. थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। Bye bye. Bye bye.